Hello everyone. Today we are going to discuss parallel resonance, जिसे हम क्या कहते हैं, करंट रेजोनेंस भी कहते हैं, एंटी रेजोनेंस भी कहते हैं, और इस सर्किट को क्या कहते हैं, रिजेक्टर सर्किट। जैसा कि आपने सीरीज रेजोनेंस में देखा था, वहां पर सर्किट को क्या बोलते थे, एक्सेप्टर सर्किट। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिजेक्टर सर्किट। क्यों बोलते हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसी सर्किट। जैसे सीरीज रेजोनेंस है वैसे सेम पैरेलल रेजोनेंस है। वो कहाँ होता है, जब सीरीज आरएलसी सर्किट होती है, मींस वहां पे आर एल और सी सीरीज में लगे होते हैं। यहां पर क्या होगा, इंडक्टिव कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, और एक कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो, तब जब रेजोनेंस होगा तो वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, इस पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ सी, पैरेलल रेजोनेंस को हम कहते हैं करंट रेजोनेंस। क्यों कहते हैं, जैसे सीरीज रेजोनेंस को हम कहते थे वोल्टेज रेजोनेंस। क्यों कहते थे, क्योंकि वहां पर वोल्टेज का मैग्निफिकेशन होता था। ठीक, यहां पर करंट जो होगी, जो बिटवीन दी ब्रांचेस है, वो क्या होती है, मेनी टाइम दी इनपुट करंट जाती है। ठीक, तो इस वजह से यहां पर क्या हो रहा है, करंट का मैग्निफिकेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई हम इस सर्किट को क्या कहते हैं, या इस रेजोनेंस को क्या कहते हैं, करंट रेजोनेंस भी कहते हैं। वोल्टेज मैग्निफिकेशन जो आपका सीरीज आरएलसी सर्किट में हुआ था, वो किसके क्रॉस होता है, या तो इंडक्टर के क्रॉस होता है या फिर कैपेसिटर के क्रॉस होता है। उनके क्रॉस क्यों होता है, क्योंकि वो क्या है, एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। ठीक है, हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे होता है वो। इसको एंटी रेजोनेंस भी कहते हैं। एंटी रेजोनेंस क्यों कहते हैं, एंटी रेजोनेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम सीरीज रेजोनेंस की बात कर रहे थे, तब वहां पर जो करंट थी वो मैक्सिमम थी, बट यहां पर क्या है, करंट क्या है, वो मिनिमम है। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, एंटी रेजोनेंस। देखिए लिखा भी है कि एट रेजोनेंस द इनपुट करंट इज मिनिमम व्हिच इज ऑपोजिट इन द केस ऑफ सीरीज आरएलसी। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग एज अ एंटी रेजोनेंस। रिजेक्टर सर्किट क्यों कहते हैं, देखिए वहां पर इन सीरीज आरएलसी सर्किट, जब आपने सीरीज रेजोनेंस पढ़ा था, उस टाइम पर आपने देखा था कि एट रेजोनेंस, जब फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, उस टाइम पर जो आपका करंट है उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू एफ आर पर आपकी जो सर्किट है वो मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर रही है फ्रॉम द मेंस। ठीक, इसलिए आपने उसको क्या कहा, एक्सेप्टर सर्किट। यहां पर क्या है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर द लाइन करंट इज मिनिमम और इट ऑलमोस्ट रिजेक्ट्स इट। इस वजह से करंट चूंकि मिनिमम है, इट मींस एट द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू एफ आर, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो आपकी करंट की वैल्यू है वो मिनिमम है। ठीक है, इट मींस जो सर्किट है वो करंट को क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है नॉर्मल बिहेवियर से। ठीक, इस वजह से क्या कहते हैं, रिजेक्टेड सर्किट कहते हैं। देखिए अगर बात की जाए पैरेलल रेजोनेंस की, ठीक, देखिए पैरेलल रेजोनेंस में जो सर्किट हम यूज करते हैं उस सर्किट को हम कहते हैं टैंक सर्किट। टैंक सर्किट बेसिकली होती क्या है, एन इंडक्टर कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L when connected in parallel with capacitor C, then that circuit is known as tank circuit। ठीक, यहां पर रेजोनेंस कैसे होगा इसको हम देखेंगे। देखिए जरा अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है, किसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस, और एक कॉइल के क्रॉस। कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, और उसका इंडक्टेंस क्या है, L। ठीक है, रिएक्टेंस क्या हो जाएगा फिर, XL। XL की वैल्यू क्या होती है, जानते हैं, 2 पाई FL। देखिए आप देखिए कि ये ब्रांच, दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच, ऑल थ्री ब्रांचेस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज आपने यहां अप्लाई किया है वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी बराबर होगा, यानी V इक्वल टू VC होगा, और वही इक्वल टू क्या होगा, RL जो ब्रांच है उसमें जो अगर मान लीजिए हम ड्रॉप मान रहे हैं VRL, तो उसके क्रॉस भी सेम होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो हमने बात अभी बोली, इसको अगर हम लिखना चाहें हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम सर्किट एनालिसिस। यहां से हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम कि वैल्यू ऑफ V इक्वल्स टू VC इक्वल्स टू
VRL ड्रॉप अक्रॉस द कॉइल। इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब आप देखिए, अगर हम बात करें दिस करंट IC, अगर हम वैल्यू ऑफ IC की बात करें, ये किसके अक्रॉस लगी है? कैपेसिटर है, ठीक, जिसका रिएक्टेंस क्या है? XC। ठीक है, XC इसका रिएक्टेंस है, वोल्टेज क्या है इसके क्रॉस? VC, और करंट कितनी जा रही है? IC। तो हम लिख सकते हैं कि IC की वैल्यू जो होगी वो होगी VC, यानी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस। VC की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? V/XC, इक्वेशन नंबर 2। सेम वे में अगर हम आगे देखिए, इस ब्रांच की हम बात करें RL ब्रांच की, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस RL ब्रांच। RL ब्रांच में देखिए, अगर हम लिखें करंट IRL, इसकी वैल्यू क्या होगी? IRL की वैल्यू होगी VRL अपॉन ZRL। ठीक है, इक्वेशन 1 से इसको लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन ZRL। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ZRL क्या होगा? इसी जो प्लेलिस्ट चल रही है आपकी एसी सर्किट की, इसी में हमने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था सीरीज RL सर्किट। देखिए, इस ब्रांच में अगर हम बात करें, इस ब्रांच में लेट्स से A से B, इस ब्रांच की बात करें हम RL ब्रांच की, तो अगर हम इसमें देखिए R और L दोनों क्या लगे हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। तो अगर ये सीरीज में लगे हुए हैं तो आप जानते हैं सीरीज RL सर्किट की बात करें, हम एक सीरीज RL कॉम्बिनेशन की बात करें, तो ZRL की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि ZRL वैल्यू होगी रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये चीजें जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी हैं अभी तक, ये सारी बातें का क्या है? ये सारी बातें कहां से आई हैं? हमारी इसी सर्किट से आई। अगर इसी ब्रांच की हम बात करें और हमें मान लीजिए cos फाई की वैल्यू चाहिए, मान लीजिए हमें क्या चाहिए? पावर फैक्टर की वैल्यू चाहिए इस RL ब्रांच में, तो देखिए क्या होता है, आप जानते हैं cos फाई इक्वल्स टू R/Z होता है, Z की जगह पे ZRL लिख सकते हैं आप। ठीक है, और यहीं से आप देखना चाहें अगर, तो देखिए sin फाई लिख सकते हैं आप क्या? XL अपॉन ZRL। ये कहां से लिखा मैंने? ये मैंने लिखा इंपीडेंस ट्रायंगल से। ये वैल्यू R है, ये वैल्यू XL है, और ये वैल्यू क्या है? ZRL। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं हम? आप इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल। अगर आपको तब भी लगता है कि ये वैल्यू डायरेक्ट कैसे आ गई, तो इसके लिए आप सीरीज RL सर्किट का वीडियो जाके एक बार जरूर देखें, और वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यू कैसे आई। ठीक है, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। यार हमने क्या किया, जितनी भी वैल्यू हम निकाल सकते थे सर्किट से, वो सारी वैल्यू हमने यहाँ पर नोट कर ली। नाउ अब हम आएंगे किस पे? अपने मेन टॉपिक पर कि रेजोनेंस कैसे होगा। देखिए, रेजोनेंस जब भी होता है तो आपको पता है कि कंडीशन क्या होती है कि जो इनपुट वोल्टेज है आपका, जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, और जो करंट आपकी इनपुट करंट आ रही है, दोनों सेम फेज में होते हैं एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज और करंट, जो अप्लाइड वोल्टेज एंड अप्लाइड करंट, दोनों सेम फेज में हो। ऐसा कहा था, आप देखेंगे, आप सेकंड वीडियो जो था इसी प्लेलिस्ट का, इसी सर्किट का, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, उसको जब आप देखेंगे कि वोल्टेज और करंट वहां पर क्या होती है? सेम फेज में होती है। इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट जो है हमारी, रेजोनेंस जब होगा, जिस टाइम पर रेजोनेंस होगा उस टाइम पर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हमें मिलेगी। इसी से अगर हम यहां पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ऑल द रिएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट कैंसल आउट ईच अदर। अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, इसका मतलब कि सर्किट में जितने भी रिएक्टिव कंपोनेंट थे वो सारे इस समय एक दूसरे को कैंसल आउट कर चुके हैं, तभी ऐसी कंडीशन में सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो सकती है। और आप जानते हैं कि अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो तो cos फाई इक्वल टू क्या होता है? R/Z। R
ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे Z क्या है, Z की वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, जब रिएक्टिव कंपोनेंट है ही नहीं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुके हैं, तो यानी Z की वैल्यू क्या होगी, वो भी रेजिस्टेंस ही होगा। इसीलिए एट दिस टाइम अगर आप लिखें तो cos फाई इक्वल्स टू R बाई Z, और आप जानते हैं अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो इसका मतलब Z की वैल्यू क्या होगी, R, इसीलिए cos फाई की वैल्यू क्या आती है, 1। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होती है, रिएक्टिव कंपोनेंट जितने भी सर्किट में होंगे वो सारे दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और आपकी जो सर्किट होती है वो क्या होती है, यूनिटी पावर फैक्टर, उसका पावर फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहां से हम जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फेजर डायग्राम बनाना है इस सर्किट का। ठीक, आप देखिए हम सर्किट में फेजर डायग्राम किससे बनाएंगे, हमें करंट चाहिए I, और कैपेसिटर में करंट कितनी है, IC, RL ब्रांच में करंट कितनी है, IRL। देखिए अगर आप यहां से देखें तो आप देख सकते हैं कि I, अगर हम यहां पर KCL लगाएं किस पर, A पर, देखिए अप्लाइंग KCL एट नोड A। अगर नोड A पर आप KCL अप्लाई करें तो देखिए करंट I is incoming to the node, IC and IRL are outgoing from the node। तो आप लिख सकते हैं sum of incoming current equal to sum of outgoing current, तो I equals to IC plus IRL। इसका मतलब अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दें IC और IRL को, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें करंट मिल जाती है जो हमारी इनपुट करंट है। ठीक, अब हम इसका फेजर बनाएंगे। फेजर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर सीरीज सर्किट है तो उसमें जो एलिमेंट या जो क्वांटिटी सारे एलिमेंट में कांस्टेंट हो उसे हम क्या लेते हैं, हमेशा रेफरेंस लेते हैं। यहां पर देखिए जो वोल्टेज यहां पर है वही वोल्टेज सेम यहां पर है, और वही वोल्टेज सेम यहां पर है, क्योंकि तीनों ब्रांचेस क्या है, पैरेलल में है। और ये बात कहां से दे सकते हैं आप, इक्वेशन नंबर 1 से। तो हम वोल्टेज को क्या लेंगे, हम वोल्टेज को लेंगे रेफरेंस, हमने लिया वोल्टेज को रेफरेंस। अब देखिए हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस कैपेसिटिव ब्रांच की, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल कैपेसिटिव ब्रांच की बात कर रहे हैं। करंट IC है और वोल्टेज क्या है, VC है। ठीक, VC ही वोल्टेज क्या है, इस वोल्टेज के बराबर है, आप जानते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो देखिए IC, VC और XC, यानी कैपेसिटर में देखिए, कैपेसिटर में हमेशा जो भी करंट जाती है वो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है उससे 90 डिग्री लीड करती है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ये वीडियो भी हमने अपलोड कर रखा है, आपने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, वहां से कोई क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों ऐसा होता है कि IC अगर करंट किसी भी कैपेसिटर में जा रही है और उसके क्रॉस अगर वोल्टेज VC है या V है तो वो हमेशा करंट 90 डिग्री से लीड करेगी, और लीडिंग केस में हम कहां जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज और जो है लाइन कहां जाते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलें 90 डिग्री तो आपको मिलता है यहां पर IC। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे IRL ब्रांच की। ठीक, IRL ब्रांच की अगर बात की जाए, अगर यहां पर प्योर रजिस्टर होता, यहां पर एक्सेल नहीं होता, ठीक, तो इसका मतलब जो IRL जो करंट होती वो इस वोल्टेज यानी VRL कह लीजिए या फिर V कह लीजिए, IRL करंट V के सेम फेज में होती। अगर केवल रेजिस्टेंस होता, रेजिस्टेंस ना होता, केवल इंडक्टर यहां पर होता, प्योर इंडक्टर केस होता, तब क्या होता, तब ये IRL इस वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती। ठीक, बट नाउ दिस टाइम यहां पर कौन सा सर्किट है, RL सर्किट है। आप RL सर्किट की वीडियो में देखिएगा, वहां पर फेजर डायग्राम बना हुआ है, और उसमें जो आप देखेंगे करंट क्या होती है, फाई एंगल से वोल्टेज से लैग करती है, ना तो वो 90 से करती है ना वो 0 डिग्री के फेज में होती है। वो चूंकि ये मिक्स है तो वोल्टेज से लैग तो करेगी बट वो 90 डिग्री से लैग ना करके किसी एंगल पर लैग करेगी। हम मान लेते हैं ये है IRL और ये एंगल है फाई। ठीक, तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो फिर इससे आगे हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपसे बताया
कि तीनों में वोल्टेज सेम है, हमने इसलिए वोल्टेज को रेफरेंस लिया। इस ब्रांच की बात करें कैपेसिटिव ब्रांच की, ये प्योर कैपेसिटिव ब्रांच है, इसलिए इसमें इसकी करंट IC VC से या V से 90 डिग्री लीड करेगी। और इसकी बात करें तो इसमें RL सर्किट है, ठीक, RL सर्किट है, तो RL सर्किट में जो करंट होती है वो वोल्टेज से 5 डिग्री से लैग करेगी। लैग का मतलब होता है क्लॉकवाइज चलना, ठीक, ओके। तो देखिए अभी तक हमने जो जाना IC क्या होगा, V/XC होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज, तो V इक्वल्स टू VRL इक्वल्स टू VC, ये हमें बताया था अभी तक। देन IC क्या जाएगा, V/XC हो जाएगा, ठीक, IRL क्या हो जाएगा, V/ZRL। ZRL वैल्यू क्या होगी, सीरीज RL सर्किट है, सीरीज RL सर्किट है, तो क्या हो जाएगा R² प्लस XL² का अंडर रूट। cos फाई क्या होगा, RL सर्किट के वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पता चल जाएगा आपको, cos फाई R/Z होता है। यहां सर sin फाई निकालना है तो 1 माइनस cos² फाई का अंडर रूट कर सकते हैं, तब भी निकल सकता है XL/ZRL। ना हमने फेजर बनाया, मैंने बताया आपको कि तीनों में वोल्टेज सेम है, तो हमने वो क्वांटिटी एज ए रेफरेंस ली जो तीनों में सेम है, दैट इज वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। देन ये प्योर कैपेसिटिव ब्रांच थी, इस वजह से इसमें जो करंट थी वो करंट उसके क्रॉस जो वोल्टेज है उससे 90 डिग्री लीड करेगी, ओके। एंड दिस इज RL सर्किट, RL आर मिक्स्ड, तो वहां पर क्या होगा, जो करंट होगी वो वोल्टेज से 5 डिग्री से लैग करेगी। नाउ आप जानते हैं कि कोई भी कंपोनेंट हो, ठीक, किसी एंगल पर, तो उसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक, और दूसरा क्या कर सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा, ठीक, अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें तो हम उसे कह सकते हैं IRL cos फाई, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसे हम कह सकते हैं IRL sin फाई, ओके। नाउ हमने क्या कर दिया, IRL को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है, एक IRL cos फाई और दूसरा IRL sin फाई, ठीक। तो जो IRL sin फाई है, आप देखिए, आप जानते हैं कि IRL sin फाई और IC, ये दोनों जो वेक्टर हैं, ठीक, इस फेजर में, ये क्या होते हैं, हमेशा रिएक्टिव कंपोनेंट शो करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्टिव कंपोनेंट शो करते हैं। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हमेशा ये रेजिस्टिव कंपोनेंट शो करती है। इसका मतलब रेजोनेंस के होने के लिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारा वोल्टेज हो और IRL cos फाई ये दोनों सेम फेज में है, इसके अलावा जो भी टर्म है वो दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, ठीक। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑल द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सर्किट कैंसिल आउट ईच अदर। यहां से अगर हम लिखना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ RL ब्रांच, ये क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू, मस्ट बी इक्वल टू रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटिव ब्रांच, ठीक। अब देखिए रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ RL ब्रांच क्या है, वो क्या है, IRL sin फाई, और कैपेसिटिव ब्रांच का तो एक ही कंपोनेंट है और वो क्या है, IC, वो भी क्या है, रिएक्टिव कंपोनेंट है। क्या समझ सकते हैं कि IRL sin फाई इक्वल्स टू IC, यही क्या है, आपकी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है, या कह सकते हैं आप कंडीशन ऑफ पैरेलल रेजोनेंस है। इसे क्या कहेंगे आप, कंडीशन ऑफ पैरेलल रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस क्या थी, आपको याद होगा शायद, VL इक्वल टू VC या फिर XL इक्वल टू XC। सेम वे में कंडीशन ऑफ पैरेलल रेजोनेंस क्या आई आपकी, IC इक्वल्स टू IRL sin फाई। देखिए इसी क्वेश्चन में, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी क्वेश्चन में हम वैल्यूज पुट कर देंगे ये सारी यहाँ पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो हमें फाइंड आउट करनी है कि वो फ्रीक्वेंसी क्या है जब हमारा पैरेलल रेजोनेंस होगा, ठीक। तो पुट करके देख लीजिए,
आईसी की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, मान लीजिए आईसी की वैल्यू पुट करेंगे आप V बाई XC, कहां से, इक्वेशन नंबर 2 से। IRL की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, V बाई ZRL, कहां से, इक्वेशन नंबर 3 से। साइन फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से पुट कर दीजिए, XL डिवाइड बाय ZRL, ठीक। V कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। इसको रीअरेंज करें अगर आप तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ZRL का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ZRL स्क्वायर इक्वल्स टू XL इंटू XC। लेट्स सी दिस इक्वेशन नंबर, ठीक। XL क्या है आपका, अब जानते हैं XL की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई FL। अब जानते हैं कि XL वैल्यू क्या होती है, XL इज 2 पाई FL, और XC की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 2 पाई FC, ठीक। इन्हीं दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए, ठीक। अगर आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ZRL स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई FL इंटू 2 पाई FC 1 अपॉन, ठीक। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ZRL स्क्वायर इक्वल्स टू L बाई C। ये आ जाता है आपकी वैल्यू ZRL की, ठीक है। ZRL क्या है, देखिए यहां पर ZRL की वैल्यू है आपकी √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक। इसका स्क्वायर कर दीजिए, वहां पुट कर दीजिए, तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, आपको वैल्यू मिलती है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इक्वल्स टू L बाई C, ओके। R स्क्वायर को उस साइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा XL स्क्वायर इक्वल्स टू L बाई C माइनस R स्क्वायर, ठीक। XL की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए, 2 पाई FL। देखिए F को FR पुट कर देंगे, क्यों पुट कर देंगे, क्योंकि एक इस समय कंडीशन क्या है, रेजोनेंस कंडीशन है, ठीक है। वरना आप यहां भी पुट करते तो क्या करते, FR, ठीक है। तो XL वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, 2 पाई FR इंटू L, वहां से आप FR की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये XL स्क्वायर आपकी वैल्यू क्या आई, XL स्क्वायर इक्वल्स टू L बाई C माइनस R स्क्वायर, ठीक है। XL की वैल्यू देंगे आप 2 पाई FRL, FR इज व्हाट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इक्वल्स टू L बाई C माइनस R स्क्वायर। इसको उधर लगा देंगे तो आप क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ L बाई C माइनस R स्क्वायर, जाएगा 2 पाई FR इंटू L। FR की वैल्यू चाहिए आपको, FR इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई L रूट ऑफ L बाई C माइनस R स्क्वायर। FR इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई, क्योंकि L को अंदर ले जाइए तो यहां जब अंदर जाएगा तो L स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक। क्या आएगा, L बाई L स्क्वायर C माइनस R स्क्वायर बाई L स्क्वायर। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट FR इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ 1 अपॉन LC माइनस R स्क्वायर upon L square. This is what the resonant frequency. Resonant frequency in case of parallel circuit. सीरीज RLC सर्किट में आपको क्या मिली थी, FR इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC था, ठीक है। देखिए अगर ऐसा हो, अगर सर्किट में आपके R 0 हो जाए, अगर इस जो सर्किट थी आपकी, आप पहला सर्किट देखिए उसमें 10 सर्किट, उसमें अगर R 0 हो जाए तो इक्वेशन नंबर 10 से, इसको ले लीजिए 10, इक्वेशन नंबर 10 से देखिए R की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपकी FR की वैल्यू क्या आती है, सेम वही आती है जो आपकी सीरीज RLC सर्किट में थी, याद कर दीजिए हर्ट्ज, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इंपीडेंस एट रेजोनेंस। ठीक, इस सीरीज RL सर्किट में जब हमने इंपीडेंस की बात की थी तो Z इक्वल टू क्या आया था, R, यानी इंपीडेंस क्या हो गया था, मिनिमम। ठीक है, यहां उल्टा होता है, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, मैक्सिमम। ठीक, तो वो वैल्यू क्या आएगी उसको भी हम देखते हैं। देखिए हम जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, डायनेमिक इंपीडेंस। डायनेमिक इंपीडेंस, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट इंपीडेंस। इक्विवेलेंट इंपीडेंस और इफेक्टिव इंपीडेंस। इफेक्टिव इंपीडेंस, ये किसका इंपीडेंस है, ये बेसिकली है इंपीडेंस एट रेजोनेंस of parallel RLC सर्किट। ओके, तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो आप जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, जब आपका रेजोनेंस हो रहा है उस टाइम पे आपकी इनपुट करंट किसके बराबर है, IRL cos ऑफ फाई। ठीक, एक यही तो है आपकी करंट उस समय। आप फिगर देखिए, उसमें IC और IRL sin फाई, वो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो इस टाइम पर जो इनपुट करंट जो इस समय सर्किट में है, जो वोल्टेज से सेम फेज में है, उसकी वैल्यू क्या है, IRL cos फाई, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ IRL था। ठीक, I को अगर हम मान लें कि टोटल वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, हम बात करें टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट बात करें, या फिर बात करें जो सर्किट पे इंपीडेंस इस समय है, डायनेमिक इंपीडेंस, लेट्स से ZD। ओके, तो वो किसके बराबर होगा, ये होगा V, IRL की वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए क्या होगी, V by ZRL। cos फाई की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन देखिए, R by ZRL। ठीक है, V भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, V भी कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा आपका Z1 अपॉन ZD इक्वल्स टू R by ZRL का स्क्वायर। अब देखिए, अभी इक्वेशन नंबर 9 में आपने देखा था कि ZRL जो था उसका स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, अब देखा था हमने, ZRL स्क्वायर की वैल्यू आई थी XL इंटू XC, जिसको आपने सॉल्व किया तो क्या था, L बाई C। क्या आया था आपका, L बाई C। तो इसको अगर हम यहाँ पर पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 9, तो मिलता है हमें 1 अपॉन ZD इक्वल्स टू R अपॉन, यहाँ पे L बाई C पुट करेंगे, L बाई C, ZRL स्क्वायर की जगह। ठीक है, तो यहां से क्या आता है, ZD की वैल्यू आ जाती है आपकी, ZD की वैल्यू आती है आपकी L बाई C अपॉन R। इसका मतलब जो इंपीडेंस आया एट रेजोनेंस, दैट इज L बाई CR। यही क्या है आपका इफेक्टिव इंपीडेंस कह लीजिए आप इसको, या डायनेमिक इंपीडेंस कह लीजिए आप इसको, या इक्विवेलेंट इंपीडेंस कह लीजिए आप। यही मैक्सिमम है आपका किस टाइम पे, पैरेलल रेजोनेंस पे। और ये वैल्यू क्या है आपकी, ये मैक्सिमम है, इसीलिए करंट जो आती है आपकी पैरेलल रेजोनेंस पे वो क्या आती है, मिनिमम आती है। ठीक है, सो अभी तक आपने पैरेलल रेजोनेंस की एनालिसिस देखी। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी, इंपीडेंस एट रेजोनेंस फाइंड आउट किया। तो अगर हम की पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहें एक बार, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, रेक्टिव कंपोनेंट ऑफ इनपुट लाइन करंट आर 0, सो पास वेक्टर इज यूनिटी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रेक्टिव कंपोनेंट सारे अगर 0 हो जाएंगे रेजोनेंस पर, तभी आपका जो सर्किट होगा वो प्योरली रेजिस्टिव बन पाएगा, यानी पावर फैक्टर क्या होगा उस समय, यूनिटी हो जाएगा, और रेक्टिव कंपोनेंट जितने भी हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। देन इंपीडेंस, क्योंकि इस समय प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है एट रेजोनेंस, इसका मतलब जो पावर फैक्टर होगा यूनिटी होगा, और जो वैल्यू ऑफ जो इंपीडेंस आती है,
वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस जो आती है उसको क्या कहते हैं, डायनेमिक इम्पीडेंस या इफेक्टिव इम्पीडेंस या फिर इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। ठीक, उसकी वैल्यू क्या आती है, L by CR आती है, जो मैग्नीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। लाइन करंट जो होगी, अगर Z मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली बात है करंट जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, और इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज होगी ऑब्वियसली, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है इस टाइम पर। ठीक, और उसकी वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू V अपॉन द इम्पीडेंस एट रेजोनेंस, वो क्या था ZD। ठीक, डायनेमिक इम्पीडेंस, तो वैल्यू क्या होगी V अपॉन L by CR। ठीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड आउट करी उसकी वैल्यू क्या आई, FR इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट 1 अपॉन LC माइनस R स्क्वायर बाय L स्क्वायर हर्ट्ज। ठीक, अगर हम प्लॉट करना चाहें इम्पीडेंस ऑफ दिस पैरेलल रेजोनेंस throughout versus frequency and current versus frequency, तो देखिए जो सीरीज रेजोनेंस में जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें जस्ट उल्टा बनता है। क्यों, क्योंकि Z इस बार at the time of FR it gets the maximum value। ये क्या है वैल्यू, F इक्वल टू FR पर जो Z की वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है, Z मैक्स है यहाँ पर, उसकी वैल्यू क्या है, ZD इक्वल टू L by CR। ठीक है, उल्टा कहां होगा, करंट में। करंट क्या होती है, एट द टाइम ऑफ F इक्वल टू FR यू गेट द मिनिमम करंट, और मिनिमम करंट की वैल्यू क्या है, मिनिमम करंट की वैल्यू होगी I इक्वल टू V अपॉन ZD। ZD की वैल्यू आप लिखी हुई यहाँ पर कर सकते हैं आप। सो इस सर्किट का एप्लीकेशन अगर हम बात करें, एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं इसको, तो इसको हम यूज करते हैं एज अ फिल्टर इन रेडियो रिसीवर्स, क्योंकि क्या होता है कि ये सर्किट जो होती है वो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट पैरेलल रेजोनेंस। ठीक, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आगे हम और न्यूमेरिकल्स इस पर टेस्ट और जो ए सर्किट में जितने भी हमने सर्किट पढ़े हैं सबके न्यूमेरिकल हम यहाँ पर और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।